मिस कैथरीन मेयो की वर्ल्ड बेस्ट सेलर बुक मदर इंडिया के पिछले एपिसोड में हम इसके 17th चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, जिससे प्राप्त जानकारी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि गाय जो है वो हिंदुओं के लिए माता कम और एक राजनीतिक पशु ज्यादा है। जब तक इनका इच्छा होती है ये उसका इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद इनका मतलब निकल जाने के बाद गाय को ये लोग सड़क पर आवारा पशुओं की तरह छोड़ देते हैं। जब यही गाय खाना न मिलने की वजह से कूड़ेदान में जाकर कूड़ा बीनती हैं, उन्हें खाती हैं, तब किसी भी हिंदू की आत्मा द्रवित नहीं होती। यहाँ तक तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था और आज हम इसके 18वें चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, जो बहुत संवेदनशील मुद्दे को उठाता है। इसे सुनकर आपको समझ में आएगा कि क्यों रूढ़िवादी हिंदुओं को इतनी तकलीफ हुई कैथरीन मेयो की इस किताब से। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। अध्याय 18, पवित्र गाय। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले में जो है कैथरीन गायों को किस तरीके से फार्मिंग के तहत हाइब्रिड बनाया जा सकता है उसके ऊपर चर्चा करती हैं, और दूसरे में किस तरीके से राजनीतिक और व्यावसायिक तौर पर गाय का इस्तेमाल किया जाता है उसके ऊपर चर्चा होगी। तो यहां पर मैं आपको पहले ही बता दूं कि अब जो भी मैं ब्यौरा पढ़ने जा रही हूं डेयरी फार्म का, उसे आप एक फिल्म है मंथन, स्मिता पाटिल, गिरीश कर्नाड, नसरुद्दीन शाह, कुलभूषण खरबंदा जैसे दिग्गज आर्टिस्टों ने जिसमें काम किया है, उस फिल्म को यदि आपने देखा होगा तो ये आपको समझ में आ जाएगा पहला पार्ट। तो चलिए मेरे साथ। अध्याय 18, पवित्र गाय। अब हम भारत के लोगों और उनके घरेलू मवेशियों की चर्चा को छोड़कर सरकार के उस प्रयोग के बारे में बात करेंगे जो उसने सरकारी फार्मों के रूप में किया है और जो एक वैश्विक योगदान है। इससे बच्चों के लिए कम दूध मिलने की मुख्य घरेलू समस्या का समाधान हो गया है। तो सामाजिक उत्थान के जितने भी काम हैं, जो भी प्रोग्रेसिव वर्क आप जिन्हें कह सकते हैं, वो सारे तो ब्रिटेन ने किए थे। यहाँ के मेरिटोरियस लोग क्या कर रहे थे हजारों सालों से, अब ये प्रश्न भी बनता है। यहाँ पर कैथरीन आगे जो ब्यौरा दे रही हैं, यदि आपने मंथन फिल्म देखी होगी जिसमें स्मिता पाटिल, गिरीश कर्नाड, नसरुद्दीन शाह, अनंतनाग और कुलभूषण खरबंदा जैसे दिग्गज आर्टिस्टों ने काम किया है, वो भी डेयरी फार्म के ऊपर ही बनाई गई फिल्म है और सत्य घटना से लेकर बनाई गई है वो फिल्म। तो आगे का ब्यौरा जो है, यदि आपने मंथन फिल्म देखी है तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्या कैथरीन कह रही हैं। केवल वे ही लोग जो गर्म इलाकों में रह चुके हैं इसका महत्व समझेंगे और जानेंगे कि इससे उनके पारिवारिक जीवन में कितनी सुख शांति आएगी। फिलीपीन द्वीप में जब से कृषि विभाग फिलीपींस के लोगों के हाथों में दिया गया है, तब से हमारा आशावान कार्य रुक गया। उसी दिन से पशुओं के प्रजनन का कार्य एक तमाशा बन गया और अमेरिकी कॉलेजों से मशीन की तरह शिक्षित होकर निकले ऑफिस की कुर्सियों पर बैठे युवा लोगों के शब्द जाल में विलीन हो गया। तो ऐसा नहीं है कि कैथरीन अपने देश में जो खामियां हैं उसके ऊपर हाईलाइट नहीं कर रही हैं, वे अमेरिकी शिक्षा के ऊपर भी तंज कस रही हैं कि ये मशीनीकरण कर देता है शिक्षा का भी। जबकि कुछ बेडौल और उपेक्षित जानवर अपने बाड़े में थके मांदे भिखारी जैसी हालत में पड़े रहते हैं, और यहाँ जहां तक उपनिवेशी अमेरिका की बात है, वहां अभी भी वही पुरानी धारणा बनी हुई है कि गर्म प्रदेशों में गाय ना तो प्रजनन कर सकती है और न सही मात्रा में दूध दे सकती है। दूसरे शब्दों में उस क्षेत्र में हमारा कार्य अभी होना है। तो अमेरिका में क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं उसी की भी चर्चा कैथरीन कर रही हैं। किंतु भारत में हमें अंग्रेजों ने काम करने का जबरदस्त उत्साह दिया है। बेंगलोर में इंपीरियल डेयरी फार्म में उनके उत्पादन संबंधी प्रयोगों ने प्रमाणित कर दिया है कि कुशलता, सही देखभाल और दृढ़ता से गर्म वातावरण में भी ऐसी गायें विकसित की जा सकती हैं जो ज्यादा दूध और बेहतर नस्ल के बच्चे दे सकती हैं। लखनऊ की गवर्नमेंट मिलिट्री डेयरी फार्म में मैंने एक संकर नस्ल की मूंगिया गाय देखी थी। तो संकर नस्ल क्या होती है? जो हाइब्रिड काउस होती हैं वो होती हैं, जिसका प्रजनन पंजाब हरियाणा की एक देशी गाय में फिजियन मूल के एक काले सफेद रंग के अमेरिकी सांड के गर्भधारण से हुआ था। मूंगिया ने अपने 8वें बछड़े के साथ दूध उत्पादन के 305 दिनों में 16,000 पाउंड दूध दिया था। फुटनोट 1, 2.15 पाउंड दूध एक क्वार्ट करीब 1 लीटर होता है। अपने 7वें बछड़े के साथ उसने 14,800 पाउंड दूध दिया था। उस नस्ल की दूसरी गाय एडेना का दूध
उत्पादन 305 दिनों में 15,324 पाउंड पहुंच गया था। गर्मी के मौसम में भी इन हट्टी कट्टी संकर गायों के संपूर्ण दुग्ध उत्पाद से 4.05% से लेकर 5.05% तक मक्खन और घी प्राप्त होता था, जो हमारे अमेरिका की घरेलू खपत से भी ज्यादा है। तो मंथन फिल्म में भी इसी बात को दिखाया गया है कि किस तरीके से गाय के दूध में कितना फैट है, ये कैसे चेक करना है और कितना होना चाहिए, ये वहाँ के लोगों को सरकारी मुलाजिम जो हैं इसी बारे में शिक्षित करते हैं और इस चीज़ का प्रशिक्षण बाकायदा देते हैं। इसके सिवा इन गायों का दूध उत्पादन गर्मी के मौसम में शायद ही बंद होता है। एडिना ने अगस्त 1925 में दूध देना शुरू किया। शुरुआत में वे प्रतिदिन 31.75 लीटर अर्थात 70 पाउंड दूध देती थी। एडिना और मूंगिया अवश्य ही सितारा हैं, पर लखनऊ में पलने वाली बाकी नस्लों के दूध देने वाली 105 भारतीय पश्चिमी संकर गायों का रोज का औसत दुग्ध उत्पादन 21 पाउंड प्रति गाय था, जो अभी भी थोड़ा कम है। भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ दुधारू गाय देशी नस्ल की पंजाब की साहिवाल है, जिसका औसत दूध उत्पादन सिर्फ 3000 पाउंड है और जो हमारे पश्चिम की बड़ी दुधारू गायों के साथ संकर होने के लिए भी कम उपयोगी है। लेकिन सरकार ने पिछले 10 वर्षों में पूसा के अपने फार्म में पंजाब की एक अन्य नस्ल मोंटगोमरी के साथ साहिवाल की एक और संकर नस्ल विकसित की है। मतलब 2 देशी गायों के प्रजनन से एक और नई जाति बना दी है संकर गाय की, जिसका उत्पादन पिछली साहिवाल से 2 गुना है। जबकि नतीजे के तौर पर सरकारी प्रजनन केंद्रों पर दूसरे रोचक प्रयोग आयरशायर सांडों के साथ देशी सिंधी पशुओं के संकरण के रूप में किए गए हैं। इन सब का महत्व इस तथ्य से एक हिस्से के रूप में मापा जा सकता है कि भारत में 90% से ज्यादा गायें साल में 600 पाउंड से भी कम अथवा 1/4 गैलन प्रतिदिन से भी कम दूध देती हैं। फुटनोट 2। द गॉस्पेल एंड द पिलो, लंदन 1921, सैमुअल हिगिनबॉटम, पेज 69। सरकार ने 1912 में ये प्रयोग आरंभ किए थे। इसके बाद महायुद्ध आया, जिससे विदेशों में पशुओं का आना रुक गया। जब युद्ध समाप्त हुआ तो सरकार ने सीधे लखनऊ फार्म के लिए अमेरिका से 2 और फिजियन सांड, सेजिस और एल्मर मंगाए। इसी तरह के कुछ और प्रयोग केंद्र भी उपलब्ध कराए गए और काम को आगे बढ़ाया गया। तो यहाँ पर जिस तरीके से 2 अलग अलग किस्म की गायों की प्रजातियों को मिलाकर एक हाइब्रिड तैयार की गई है, इसी तरह का ब्यौरा जो है जाति के विनाश में डॉक्टर अंबेडकर ने भी प्रस्तुत किया था। उनका जो टॉपिक 5 था, जिस नस्ली शुद्धता का अस्तित्व ही नहीं है, जाति उसे नहीं बनाए रख सकती, उसमें उन्होंने इसी बात का जिक्र किया है कि यदि मनुष्यों की 2 अलग अलग प्रजातियां जो होती हैं, उनके योग से जो बच्चे पैदा होते हैं वो उन्नत नस्ल के माने जाते हैं, क्योंकि उनमें दोनों ही प्रजातियों के गुण मौजूद रहते हैं, जो विशेषताएं हैं वो मौजूद होती हैं। इन तथ्यों से ये पूरी तरह साबित हो जाता है कि संकर पशुओं में शक्ति बढ़ती है। यही बात डॉक्टर अंबेडकर भी कह रहे थे। और ये कि 50-50 बिंदु से आगे आयातित रक्त से देश में अनेक रोगों के लिए अतिरिक्त संक्रमण का खतरा भी पैदा होता है और खराब परिणाम निकलता है। और यहाँ पर कैथरीन एक और बात इसमें ऐड ऑन कर रही हैं कि यदि नॉलेज ना हो, नॉलेज के बगैर कोई काम किया जाए तो वो खतरनाक साबित हो सकता है। तो इसलिए प्रशिक्षण जो है वो बहुत ज़रूरी है। पीछे के जो चैप्टर्स हैं उसमें हमने पढ़ा था कि वो किसानों को भी इसी बाबत प्रशिक्षित करने की कोशिश करती है सरकार, लेकिन किसानों को ये लगता है कि हम तो इतने सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी खेती करते आ रहे हैं, हमें कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन प्रशिक्षण क्यों ज़रूरी है ये यहाँ पर आपको पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि जैसे हाइब्रिड गाय तैयार करने के लिए प्रशिक्षण का होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप प्रशिक्षित नहीं होंगे तो इससे आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए अब प्रत्येक गाय को एक देशी सांड के लिए संकर नस्ल पर विकसित किया गया है। इस प्रकार सही प्रजनन, सही संकरण, बेहतर खाना और आवाज से धीरे धीरे और लगातार खराब प्रजनन, भुखमरी, संक्रमण के सदियों के परिणामों पर विजय हासिल हो रही है। और ये जितने भी खराब परिणाम थे ना, ये यहाँ के मेरिटोरियस लोगों की देन थी। इन्होंने कभी भी यहाँ के हालात सुधारने की किसी भी तरीके से कोशिश नहीं की। गाय जो इनकी
माता है उसकी भी प्रजनन को लेकर या उसकी स्थिति सुधारने के लिए भी इन लोगों ने कुछ नहीं किया। ये भी सब काम जो है बाहर से विदेशियों को आकर करने पड़े। निश्चित नस्लीय किस्में तैयार हो रही हैं और बढ़िया प्रजनन की बुनियाद रखी जा रही है। रास्ता खुल गया है और संभावनाएं भी दिखने लगी हैं। जब भारत के लोग इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं तो उनका लाभ भी उनके हाथों में है। इस विषय में पशु प्रेमियों के लिए बात वास्तव में रोचक होगी कि भारत को दोहरे उद्देश्य की गाय चाहिए, पर भारत में दोहरे उद्देश्य का अर्थ दूध और मांस नहीं है, जिसके लिए हम अमेरिकी वासियों को कनखियों से देखा जाता है, बल्कि दूध और ताकतवर होना है। तो यहाँ पर दूध पीने का जो पर्याय है ना, वो ताकत से लगाया जाता है। बच्चों को भी माएँ जो है, मैं भी करती थी, सुबह सुबह उठकर दूध पी लो, एक गिलास दूध पीकर जाना, बॉडी में एनर्जी बनी रहती है, ताकत बनी रहती है। तो ऐसा हमारे लोगों के है दिमाग में। गौ मांस के लिए जानवरों की बिक्री कम होती है। 1926 में लखनऊ में गौ मांस की कीमत 2 सेंट प्रति पाउंड थी। भारतीयों के लिए गाय का प्रयोग उनके धार्मिक योगदान के अतिरिक्त, जिसका वर्णन पहले ही किया जा चुका है, सर्वप्रथम दूध और घी के उत्पादन के लिए है, दूसरे ईंधन और घरों को लीपने लायक गोबर के लिए, और तीसरे गाड़ी तथा हल में जोतने के लिए बछड़े पैदा करने के लिए होता है। तो यहाँ पर गाय का इस्तेमाल सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए होता है, उसकी हालत सुधारने पर किसी का ध्यान नहीं होता। दूध और बोझा ढोने के लिए जानवरों का प्रजनन एक आत्मरद्द प्रस्ताव जान पड़ता है, किंतु देश यही चाहता है। जबकि सरकार की चिंता नौकरी और हड़ताल का बेहतर संभावित हल तलाश करना है। सरकारी फार्मों में विदेशी चारा जैसे मिश्रित तिनपतिया घास का उत्पादन भी किया जाता है, यानी ज्यादा जोर चारा पैदा करने पर ही रहता है। हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि चारा जो है वो कितना जरूरी है, और अच्छी नस्ल का चारा तो और भी ज्यादा जरूरी है यहाँ की गायों की जो प्रजनन शक्ति है उसको बनाए रखने के लिए और दूध की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। और इस हरे चारे का भंडारण कम खर्च पर बने बंद गड्ढों में किया जाता है। प्रशिक्षित लोगों को इन सिलेजों के बारे में बताने और उन्हें स्थापित करने के लिए गांव में भेजा जाता है, और लोगों को बढ़िया नस्ल के युवा सांड ऋण के रूप में या उपहार के रूप में या फिर खरीदने के लिए दिए जाते हैं। लखनऊ, पूसा, बेंगलोर और अन्य सरकारी फार्मों में तैयार किए गए बढ़िया जानवर पूरी तरह ब्रिटिश उत्पादकों की देख रेख में रहते हैं। यहाँ स्पेसिफिकली कैथरीन ने इस बात को मेंशन किया है। लगता है कि शायद यहाँ के मेरिटोरियस लोगों पर किसी को भरोसा नहीं। उनकी सामान्य क्षमता, स्वच्छता, व्यवस्था और उनके सरल व्यवहार का इन फार्मों में बराबर निरीक्षण किया जाता है, किंतु भारतीय किसानों के दिमागों के लिए ये सारी चीजें विदेशी हैं। जैसा कि मैंने पहले ही अभी आपको जिक्र किया कि लोग कुछ भी नया सीखना नहीं चाहते। इन्हें लगता है हम तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम कर रहे हैं और हमसे बेहतर सरकार थोड़ी जानेगी इस काम को, अंग्रेज थोड़ी जानेंगे। और जो किसानों को सबसे अच्छा और तेज सिखा सकते हैं वे भारतीय रईस और बुद्धिजीवी शायद ही किसानों को कुछ सिखाते हैं या जानवरों पर ध्यान देने की कोई अपील करते हैं। और ये सारे रईस और बुद्धिजीवी सोशल ऑडिटिंग यदि करेंगे तो एक ही मानसिकता और एक ही सवर्ण जाति से हैं, जिनकी कभी कोई मंशा ही नहीं रही किसी को कुछ सिखाने की। भारतीय राज्यों के कुछ उन राजाओं को छोड़कर जिन्होंने इंग्लैंड से अपने मवेशियों पर गर्व करना सीखा है, और देश भर में फैले हुए कुछ मुट्ठी भर जागीरदारों को छोड़कर सामान्यतः पशु उत्पादन का कार्य एक अशिक्षित वर्ग के हाथों में छोड़ दिया गया है, जिसे ग्वाला कहते हैं, और जिनके पास इस काम को करने के लिए ना उत्साह है, ना पूंजी, ना समझ। तो कुछ लोग थे जिनका जिक्र जो है पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा था कि पंजाब में जो खान साहब थे उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर अपनी जागीरदारी संभाली और लोगों को शिक्षित किया और मवेशियों को भी देखभाल की उसकी। मैंने हर जगह देखा है कि लोग परिवर्तन के महत्व को कम ही पसंद करते हैं, इसके विपरीत महत्व को ज्यादा। मतलब जो पुरानी रूढ़ियां चली आ रही हैं उसमें बने रहना लोगों को ज्यादा पसंद है भारतीयों को। उदाहरण के लिए जब सरकार द्वारा गांव के मवेशियों की नस्ल सुधारने के लिए उत्तम किस्म के सांडों का प्रदर्शन किया गया और उनके साथ दुर्व्यवहार
करने से होने वाले नुकसान को दिखाया गया तो उसे महत्व नहीं दिया गया। मैंने एक सरकारी पशु चिकित्सालय में देखा कि एक सांड को बुरी हालत में लाया गया था और ये बताने के लिए किसी गवाह की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसकी आंखें बता रही थी कि उसे भूखा रखा गया था और इतनी क्रूरता से मारा गया था कि वह अपंग हो गया था। उसके एक पैर का जख्म बता रहा था कि उसे दागा गया था। वह जख्म इतनी बुरी तरह दूषित हो चुका था कि उसके ठीक होने की संभावना बहुत कम थी। मैंने वहां मौजूद ब्रिटिश अधिकारी से पूछा, आप क्या करेंगे? उसने कहा, इसे संभवतः गांव के मुखिया ने दंड दिया है, क्योंकि यह उसके काम का नहीं है। यह मनुष्य की विशेषता है कि जिससे उसे लाभ नहीं मिलता वह उसे पसंद नहीं करता और वे अपने मवेशियों की बेहतरी के लिए उन पर खर्च नहीं करते हैं। अब एक दूसरे विषय को लेते हैं, जो ये है कि उन लोगों से सही उत्पादन के कार्यों को समझ पाना कठिन है, जो उदाहरण के लिए इस आधार पर गाय के दूध उत्पादन का हिसाब रखने से इनकार कर देते हैं कि भगवान के उपहार का वजन करना या नापना अधर्म है। पंजाब के दूधियों ने घोषणा की कि हम यह नहीं करेंगे। यदि हमने ऐसा किया तो हमारे बच्चे मर जाएंगे। तो मंथन फिल्म ने इस चीज को भी डिस्कस किया था कि कितना मुश्किल था गांव के अशिक्षित लोगों को समझाना इस बात को लेकर के ये जो दूध में फैट वगैरह जो नापा जाता है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अब फिल्म जरूर देखिएगा, बहुत बेहतर है। छोटी सी फिल्म है, 1.5-2 घंटे की। इस बीच मंदिर के पवित्र छोटे खराब सांडों से और भुखमरी से पीड़ित खराब सांडों से प्रजनन को छोड़कर एक तीसरी शक्ति देश को श्रेष्ठ दुधारू गायों को भी हटाने का काम करती है, जिसकी दुग्ध आपूर्ति दुर्भाग्य से पहले से ही कम है। करनाल में सरकार ने अच्छे तरीके से साबित किया है कि गांव में प्रचुर मात्रा में दूध उत्पादन करके शहरों में पहुंचाया जा सकता है। यहाँ तक कि हजारों मील दूर भी मंथन में इस बात को भी उठाया गया और दिखाया गया है कि किस तरीके से दूध को दूर दराज के इलाकों में भी पहुंचाया जा सकता है बिना खराब किए हुए। और कलकत्ता की सहकारी डेयरियों ने तो नगरों से कस्बों तक स्थानीय सेवा भी शुरू कर दी है, किंतु भारतीय दूधियों को यह बकवास लगता है। उनका काम देहातों से सर्वश्रेष्ठ युवा दुधारू बछड़े वाली गायों को खरीदना और उनको शहर ले जाना है। वहां वे उनको तब तक रखता है जब तक वे दूध देती हैं। वर्तमान विद इन ब्रैकेट उसी सीजन के स्तनपान के दौरान रखता है और उनके दूध को बढ़ाने के लिए अक्सर उनके अंडाशयों को निकाल देता है और इसके बाद उसे कसाई को बेच देता है। इससे बड़े पैमाने पर अच्छी गायों की हत्या हो जाती है, जिसके चलते देश के विशाल संसाधन नष्ट हो जाते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ के पशुधन जो है वो लोगों को संसाधन के तौर पर दिखाई ही नहीं देते हैं, जबकि विदेशों में इनको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है पशुओं को। डेनमार्क जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने डेयरी प्रोडक्ट्स के दम पर दुनिया में नंबर 1 बना हुआ है, डेयरी प्रोडक्ट्स के नाम पर। यदि आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो ज्योग्राफी में ये सब चीजें 1 मार्कर आते हैं क्वेश्चन ये। और हमारे भारत में ये सब चीजें लोगों को बकवास लगती हैं। इस बारे में लोगों का कोई ध्यान ही नहीं है कि इतना बड़ा देश है, वो तो ना जाने कितना कुछ उत्पादन कर सकता है यदि साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़े तो। लेकिन वैज्ञानिक सोच तो यहाँ के लोगों के सोच में ही नहीं है। यहाँ के लोगों की सोच तो धार्मिक ज्यादा है, तो कैसे तरक्की होगी? ये सवाल का जवाब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। भारतीयों का मानना है कि वे शहर में गर्मी के मौसम में जानवरों को पालने का खर्च नहीं झेल सकते और उन्हें कहीं और रखने की कोई योजना भी उनके पास नहीं है। इसलिए वे उसे उनका दूध उत्पादन खत्म करने के बाद नष्ट कर देते हैं, क्योंकि उसे पालने में ज्यादातर खर्च व्यर्थ जाता है और उनका गुण भी उसके साथ मर जाते हैं। फुटनोट 3, W. स्मिथ, Imperial Dairy Expert in Agricultural Journal of India, Volume in Roman number 17, Part in Roman number 1, January 1922। सरकार ने अब इसके आगे जो ब्यौरा दे रही हैं वो बहुत संवेदनशील है, उसे जरा ध्यान से सुनिएगा। सरकार ने पूरे देश में मुसलमानों के वार्षिक त्योहार के दौरान, जिसमें गाय की कुर्बानी दी जाती है, मुसीबत के लिए तैयार रहना सीख लिया है। उस अवसर पर हिंदू भावना खतरनाक मोड़ पर आ जाती है, जहां दंगों, खून खराबे और तोड़ फोड़ की घटनाओं की हमेशा आशंका बनी रहती है। क्या इसके लिए हिंदू धर्म की जड़ में निहित पवित्रता के संस्कार की भावना नहीं है,
जो उनके बीच के ही अन्य धर्मानुयायियों को उनकी पवित्रता को नष्ट करने वाला बना देती है? बहुत बेहतरीन सवाल कैथरीन कर रही हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने भी जाति के विनाश में इस बात को मेंशन किया है खास तौर से कि यहाँ के वेदों और शास्त्र जो हैं वो गलत शिक्षाओं के ऊपर ही टिके हुए हैं, ये लोगों को गलत शिक्षा देते हैं। पवित्रता क्या है? एक इंसान को अछूत मानना। वही बात यहाँ पर कैथरीन भी लिख रही हैं। पर संतुलनवादी होना कोई भारतीयों से सीखे। जो गांधी के यंग इंडिया 5 नवंबर 1925 के इस उद्धरण से पता चलता है कि मिस्टर गांधी ने लिखा है, हम भूल जाते हैं कि मुसलमानों द्वारा कुर्बानी के लिए मारी गई हजारों गायें व्यापार के मकसद से मारी जाती हैं। फुटनोट 5। यंग इंडिया 26 नवंबर 1925 पृष्ठ 416। तो गांधी एक अलग ही दृष्टिकोण से इन सारे इंसिडेंट्स को देखते हैं। अब वो जो कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। एक बार फिर से सुनिए। मिस्टर गांधी ने लिखा, हम भूल जाते हैं कि मुसलमानों द्वारा कुर्बानी यानी कि एक वार्षिक मुस्लिम त्योहार जो है, कुर्बानी के लिए मारी गई हजारों गायें व्यापार के मकसद से मारी जाती हैं। इन गायों के स्वामी हिंदू होते हैं। यदि ये हिंदू अपनी गायों को बेचने से मना कर दें तो कसाईयों का ये व्यापार बंद हो जाएगा। इस मुख्य लेख के प्रकाशन के 4 सप्ताह बाद मिस्टर गांधी बंगाल के मध्य प्रांतों में काम कर रही इंडियन इंडस्ट्रियल कमेटी की रिपोर्ट से कुछ तथ्यों को उद्धृत करते हुए फिर इस विषय पर लिखते हैं। फुटनोट 5 यंग इंडिया 26 नवंबर 1925 पेज 416। गौ मांस और खाल के लिए गायों को व्यावसायिक रूप से काटने पर सुनवाई हुई। जांच समिति इंडस्ट्री के आसपास मौजूद हिंदुओं के रवैये के संबंध में पूछती है, ये बूचड़खाने यहाँ के लोगों में क्या भावनाएं जगाते हैं। अब जवाब सुनिएगा। एक व्यक्ति उत्तर देता है, ये बूचड़खाने यहाँ के लोगों में लालच की भावनाएं जगाते हैं, क्रोध की नहीं। मुझे लगता है कि इन बाड़ों में आपको नगर पालिका के भी बहुत से सदस्य साझेदार के रूप में मिल जाएंगे। इसमें ब्राह्मणों और हिंदुओं की साझेदारी भी मिल जाएगी। वो बूचड़खाने जहाँ गाय कटती हैं वहां ब्राह्मणों और हिंदुओं की साझेदारी भी रहती है। तो ये कोई बेवजह थोड़ी था कि यहाँ के रूढ़िवादी हिंदुओं ने इस पुस्तक का जमकर विरोध किया था। मिस्टर गांधी के लेखक असहाय होकर लिखते हैं, यदि संसार में नैतिकता का पालन करने वाली सरकार जैसी कोई चीज है तो किसी दिन उसे इसका जवाब देना होगा। हिंदुओं द्वारा गाय को कसाई के हाथ बेचने का ये उदाहरण ऐसे विषय पर को उठाता है जिसकी प्रत्यक्ष जांच के अलावा अन्य तरीके से भी जांच की जानी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कैथरीन उठा रही हैं। यदि हत्याएं करके दंगा भड़काने वाला व्यक्ति मुस्लिम है तो संभवतः उसको हिंदू मंदिर के बाहर भी गाय काटने से गुरेज नहीं होगा। यदि मुसलमानों की टेंडेंसी दंगा भड़काने की ही होती तो वो क्यों नहीं गाय जो है मंदिर के बाहर ही बैठकर काट देते। ये बात सरासर गलत है। यही बात कैथरीन कह रही हैं कि ऐसा सिर्फ दंगा भड़काने के लिए जानबूझकर कहा जाता है। और यहाँ पर मैं भंवर मेघवंशी जी की आत्मकथा मैं कार सेवक था का एक इंसिडेंस है जो मैं कोट करना चाहूंगी, जिसमें भंवर मेघवंशी कहते हैं कि किसी ने मंदिर में गाय का मांस फेंक दिया और उससे दंगे भड़क गए और मुसलमानों के ऊपर बहुत अत्याचार किया गया। लेकिन जब जांच की गई तो हफ्ते 10 दिन बाद सामने आया। पेज नंबर 144 पर ये इंसिडेंस उन्होंने उद्धृत किया है अपनी आत्मकथा के। मैं आपको लाइंस पढ़ के सुनाती हूँ। मंदिरों को अपवित्र करने जैसे घृणित कृत्य का मुख्य सरगना करेड़ा का ही निवासी शिवसेना नेता राम रतन झंवर उर्फ सिंटिया निकला। तो आज भी देखते हैं आप, बहुत सारे न्यूज चैनल्स पे दिखाया जाता है कि मंदिर में गाय का मांस फेंक दिया, और जब भी कोई पकड़ में आता है तो वो हिंदू ही होता है और उसके तार जो हैं ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े हुए पाए जाते हैं। तो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं ये रूढ़िवादी हिंदू। ये सब बातों पर मंथन लगातार होना चाहिए, कम्युनिकेशन बना रहना चाहिए। कम्युनिकेशन ही एकमात्र साधन है चीजों का हल निकालने का। इसीलिए कमेंट सेक्शन में आपके मूल्यवान कमेंट्स जरूर छोड़िएगा। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। टॉपिक लंबा है, इसको अगले एपिसोड में हम कवर करेंगे और ऐसी ही और चर्चाएं हम उठाएंगे जिसका ब्यौरा जो है तथ्यों के साथ गांधी प्रस्तुत करते हैं।
अगला एपिसोड भी सुनना मत भूलिएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए, और यदि ये सारे आपको इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लग रही है तो इसे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर स्प्रेड करना भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।